नमस्कार। संध्या के 5:30 हो चुके हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम और आर्थिक संभावनाओं को तलाशते इस कार्यक्रम कृषि दर्शन का। वैसे तो इस कार्यक्रम में हम आर्थिक क्षेत्र के विकास से जुड़ी हर संभावना पर चर्चा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हमारा विषय होता है प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ा। आज के कार्यक्रम में भी ये सिलसिला यूं ही रहेगा बदस्तूर जारी, लेकिन हमेशा की तरह पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। 10 अगस्त से पूर्व अवश्य कर ले धान की रुपाई, पालक की खेती में रखे कीट नियंत्रण का विशेष ध्यान और पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी काऊ मिल्किंग मशीन। किसान भाई बहनों, यदि आप किसी कारणवश धान की रुपाई नहीं कर पाए हैं तो 10 अगस्त से पूर्व जरूर कर लें। देर से रुपाई होने पर धान की उत्पादन क्षमता घट जाती है। ये भी ध्यान दें कि यदि बीचड़े बड़े हो गए हैं तो 2-3 बीचड़े एक साथ लगाएं। विशेष जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश नारायण उमेश से। किसी भी परिस्थिति में 10 अगस्त के पहले रुपाई कर लें, क्योंकि खेती में रुपाई के समय का ही बहुत बड़ा रोल है। यदि आप विलम्ब से रुपाई करेंगे तो आपका उत्पादन दर घट जाएगा। दूसरा है कि जो किसान बंधु अभी तक धान की रुपाई नहीं कर सके हैं, यदि उनके बिचड़े का उम्र करीब 35-40 दिन के लगभग हो गया है, तो ऐसी स्थिति में एक बिचड़े के बजाय 2-3 बिचड़े एक साथ लगाएं ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो। नहीं तो यदि एक बिचड़े लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में मोरी का उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसमें टिलरिंग एबिलिटी घट जाता है, फुजान करने की क्षमता घट जाता है, तो ऐसे में आपका उत्पादन दर गिर जाएगा। पालक एक हरी पत्तेदार पौष्टिक सब्जी है। इसकी मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इसके उत्पादन में कीट नियंत्रण का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। कीट न सिर्फ इसके उत्पादन बल्कि गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। इसे नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों में प्रमुख है चेपा। इसका हमला दिखाई दे तो मेलाथियन 50 EC 350 मिली को 80 से 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाई बहनों, नेनुआ हमारे प्रदेश की एक लोकप्रिय सब्जी है। यदि आप नेनुआ का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें, जिससे कि आपकी फसल कीटों के प्रकोप से भी सुरक्षित रह सके और उस पर बीमारियों का असर भी ज्यादा ना हो। इससे आप एक बेहतर और उन्नत फसल प्राप्त कर पाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा। नेनुआ की खेती लगभग देश के सभी राज्यों में होती है। यह बेल वाली एक कदवर्गीय सब्जी है। इसे बड़े खेतों के अलावा छोटी क्यारियों में भी उगाया जा सकता है। नेनुआ की खेती जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं में की जा सकती है। गर्मियों के दिनों में बाजार में इसकी काफ़ी मांग होती है, इसलिए कम पूंजी लगने के कारण इसकी खेती लाभदायक है। तरोई की गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु में की जाती है। 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तरोई की खेती लगभग सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन फसल की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी बेहतर होती है। फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए कीट नियंत्रण अवश्य करें। दुग्ध उत्पादकों के लिए वर्तमान समय में मिल्किंग मशीन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन के उपयोग से लागत और समय की बचत होगी। दूध में कोई गंदगी भी नहीं आती है। ये मशीन तिनके, बाल, गोबर और पेशाब के छींटों से भी बचाव करती है। जब पशुपालक दूध निकाल रहा होगा तब पशु के खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होगा। इस मशीन के जरिए दूध सीधा थनों से बंद डब्बों में ही इकट्ठा होगा।
किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कर्मठ सब्जी उत्पादक संतोष कुमार से, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और नेनुआ के उत्पादन से जुड़े हैं। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 3000 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 4000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारियों के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मंडी का भाव, लिया जायजा मौसम के मिजाज का और साथ ही साथ रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीक और उन्नत प्रभेदों से। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार के जरिए हम जानने का प्रयास करेंगे धान की खेती में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के विषय में। नमस्कार। धान की खेती के लिए किसानों को कई तरीके अपनाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें उनकी अच्छी पैदावार हो सके। धान की खेती के लिए इसके पोषक तत्वों का किस तरह से ख्याल रखा जाए जिससे कि हमारे किसान भाइयों को इसकी अच्छी पैदावार की वजह से उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिल सके। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है धान में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक KBK सुपौल से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेहतर पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और इन 16 पोषक तत्वों में यदि हम बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो प्राकृतिक ने इसे फ्री में है जो कि मतलब उपलब्ध कराया है। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। उसके बाद जिंक, आयरन, बोरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल और मॉलिब्डेनम। तो ये जो 16 पोषक तत्व हैं इसको हम है जो कि मतलब रासायनिक उर्वरकों से दे सकते हैं, जैविक उर्वरकों से देते हैं और है जो कि भौतिक के द्वारा भी देते हैं। इन तीनों को मिलाकर यदि हम सम्मिलित रूप से देते हैं तो इसको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। आज इसकी मांग है। आज जो हम बाज़ार में किसी भी जो कृषि उत्पाद को देख रहे हैं वो है जो कि मतलब अच्छा नहीं आ रहा या बहुत जल्दी ही नाश हो रहा है। उसकी गुणवत्ता पर जो प्रश्न बार बार उठ रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि किसान बंधु के द्वारा जानकारी के अभाव में असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल ना करें और वो संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें और उससे अगर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन से फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि खेती बेहतर होने के लिए आप मिट्टी की ज़रूरत होती है, पौधे की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है। जैसा ही हम समेकित पोषक तत्वों के द्वारा पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं तो मिट्टी, पानी और पौधे में रिश्ता है जो कि बहुत बढ़िया रहता है। रिश्ता मीन्स हो गया कि तीनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के लाभदायक होते हैं और पौधों का वृद्धि और विकास बेहतर होता है। इसके लिए हमको मतलब उचित तरीक़ा से, जैसे हम बात करते हैं
डीएपी, यूरिया, पोटास का हम उदाहरण लेते हैं 1 एकड़ धान का, तो 1 एकड़ धान की खेती में अभी किसान बंधुओं के द्वारा क्या किया जाता है कि 50 से 60 किलो डीएपी दिया जाता है, 70 से 80 किलो यूरिया दिया जाता है, पोटास 10 किलो या 0 kg दिया जाता है। और ख़ास करके ये देखा जाए कि उर्वरकों का प्रबंधन, जैसे हम लोग बताते हैं या वैज्ञानिक बताते हैं, साइंस बताता है कि डीएपी की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा जमीन तैयारी करते समय चौकी देने से पहले दें, परंतु हमारे किसान बंधु ऐसा नहीं करते हैं। वो डीएपी को 1 महीना के बाद भी देते हैं, पोटास को भी 1 महीने के बाद देते हैं, यूरिया देना चाहिए पहला तोड़ कर देना चाहिए, स्प्लिट एप्लीकेशन में देना चाहिए, लेकिन हमारे किसान बंधु 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? होता ये है कि मिट्टी की जो आत्मा है, मिट्टी की आत्मा हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, और जैसे ही मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घटती है, मिट्टी बीमार होता है, और जैसे ही मिट्टी बीमार होता है तो आपका जल और पौधों में है जो कि आपस में सामंजस्य कायम नहीं रहता है, और पौधों में वृद्धि और विकास रुक जाता है, कीड़े मकोड़े का आकर्षण होते हैं, पौधे बीमार हो जाते हैं, खरपतवार ज़्यादा होता है, और यील्ड है जो कि कम होता है। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब ये बताइए कि समेकित पोषक तत्व के कौन कौन से अव्यय हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही सराहनीय है, और ज़रूरत है कि अव्यय कौन कौन से हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान बंधु हैं, ये जानना चाहते हैं बारीकियों से। तो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के तहत सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो जैविक के रूप में हम है जो कि हरित खाद की बात करते हैं। हरित खाद में आज बात करें तो ढैंचा है, सनई है और मूंग है। उसके बाद हम सड़ी हुई गोबर की खाद बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, पीएसबी एजेटोबैक्टर की बात करते हैं, ये जो एस्पाइरलम की बात करते हैं। उसके अलावे सरसों का खली, नीम की खली, करंज की खली इत्यादि और भी जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, बेकार पदार्थ हैं, इसको हम है जो कि नेडेव कंपोस्ट विधि के द्वारा मतलब उसको कन्वर्जन करके हम मिट्टी में देते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ये समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का। उसके अलावे आपका जो मतलब रासायनिक उर्वरक है उसको भी हमको उसमें देने की ज़रूरत है, इसको भी हम अवयव के रूप में जानते हैं। तीसरा है कि जैसे हम खेत की कम से कम जुताई करें। आज हमारे किसान बंधु जानकारी के अभाव में उनको लगता है कि जब खेत की हम ज़्यादा जुताई करेंगे तो हमारी पैदावार अच्छी होगी। खेत की ज़्यादा जुताई करने से भी हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। अतः ज़रूरत है कि खेत की कम से कम जुताई किया जाए, मेड़बंदी खेती किया जाए, अंतःवर्ती खेती किया जाए। तो इस तरह से हम ये आप जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है जिसको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, टपकाव विधि और वर्षा आधारित विधि जो कहते हैं, यह भी है जो कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का ही अंग है। और टाइमली ऑपरेशन, समय पर बीज की बुआई, फसलों का जमीन के परिस्थिति के अनुसार चयन, ये सब है जो कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के ही तहत आते हैं। सर, इतना बढ़िया पोषक तत्व प्रबंधन है, फिर भी किसान इसमें कोताही बरत रहे हैं, ऐसा क्यों? इसको, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है मैडम। इसको हम एडॉप्शन गैप कहते हैं। एडॉप्शन गैप मीन्स हो गया कि बढ़िया चीज़ है परंतु उसको हम अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। अधिग्रहण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो भारत की कृषि होती है, खास करके बिहार की जो खेती होती है, वो जड़ चेतन प्रणाली के द्वारा होता है। यानी जो हमारे पूर्वज किए, दादा किए, परदादा किए, उसी के तहत हम करते आ रहे हैं। तो ये अधिग्रहण के लिए किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। उसको है जो कि मतलब आपको मतलब भ्रमण करवाने की ज़रूरत है। उसको लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग बाय बिलीविंग, करो सीखो और सिखाओ के तहत हम बताएंगे तो वो अधिग्रहण करेंगे और उनका है जो कि विश्वास बढ़ेगा। तब है जो कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को अडॉप्ट करेंगे। सर, आप हमारे किसान भाइयों को पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर?
जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जानकारियों का ये सिलसिला थमा नहीं है। एक और भेंटवार्ता का समय है जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानेंगे अगेतर मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो यह आपको बहुत ही मुनाफा देने वाला फसल है। वो इसलिए क्योंकि अगेती मटर जो है वो नवंबर के महीने में तैयार हो जाता है और नवंबर के महीने में मटर का जो कीमत है वो बाज़ार में 50 से 100 रुपये किलो मिलता है। तो यह आपके लिए बहुत ही मुनाफे वाली फसल है। इसलिए कृषि के जानकार ये कहते हैं कि किसानों को अगेती मटर की खेती करनी चाहिए। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगेती मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक कुमार। डॉक्टर आलोक जी, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो अगेती मटर की खेती किसान कर रहे हैं उनको किस तरह के ज़मीन का चयन करना चाहिए, अच्छे प्रभेद कौन से हैं और साथ ही उनको और किस तरह का ख्याल रखना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़िया हो। वैसे तो अगेती मटर की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में हो सकती है, लेकिन किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि वैसे भूमि का चयन करें जहाँ पर जल जमाव नहीं होता हो और जो मटियार भूमि होती है, खास करके जिसको कि बलुई दोमट मिट्टी भी हम कहेंगे और जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो, किसान भाइयों को वैसे ही ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़मीन का किसान भाई चुनाव कर रहे हैं उसमें जल निकासी की समुचित प्रबंधन हो रहा हो। अगर किसान भाई देख रहे हो कि उनके खेत का पीएच वैल्यू अगर अम्लीय है या क्षारीय है तो वो चूना या जिप्सम डाल करके उसे सामान्य पीएच पर ला सकते हैं, क्योंकि पीएच रेंज अगर ऊपर या नीचे होता है तो इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। आलोक जी, चूँकि हम अग्रणी अगेती मटर की बात कर रहे हैं तो किसानों को कौन सा उचित समय में लगा देना चाहिए? और एक बात इसमें एक बीट बीमारी के बारे में बात होती है जो बहुत प्रभावित करता है, तो किसान किस तरह उसका नियंत्रण कर सकते हैं? किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती करने के लिए जो हमको समय का चुनाव करना होता है उस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 20 सितंबर के बाद अगर और 15 अक्टूबर के बीच का समय लेते हैं अगर अगेती मटर करने के लिए तो इससे आपको काफ़ी उत्पादन हो सकता है। लेकिन अगर 20 सितंबर से पहले का समय लेते हैं तो इसमें आपके उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, अनुचित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक आप जानते होंगे उकठा रोग कहा जाता है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, विल्ट डिजीज होता है जिसके कारण उत्पादन काफ़ी में कमी आ सकती है। अगर आप विल्ट डिजीज को दूर करना चाहते हैं तो समय पर अगेती मटर को खेती करना जरूरी हो जाता है, यानी 20 सितंबर के बाद आप उसको खेती करें। और विल्ट डिजीज से बचने के लिए आप कुछ उपाय को कर सकते हैं। जब आप मृदा की तैयारी कर रहे हों, यानी कि जब खेती की तैयारी करते हैं उस समय जब आप सड़ी गली गोबर की खाद खेत में डालते हैं उसी समय आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो कल्चर होता है 5 kg प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें डाल देना चाहिए। इससे आपका जो विल्ट का समस्या है उस या उकठा रोग जिसको कहते हैं उसकी समस्या कम हो जाती है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान को कौन कौन से उर्वरक देना चाहिए और अंतराल क्या होनी चाहिए?
देखिए, किसान भाइयों को उर्वरक दो तरीका से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप मटर की खेती करते हैं, खासकर अगेती मटर की खेती, तो आप उर्वरक या तो ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं या रासायनिक भी दे सकते हैं। अगर आपके पास खाद का सुविधा हो, यानी कि ऑर्गेनिक खाद की सुविधा हो, सड़ी गली गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खाद डाल सकते हैं। उसके अलावे अगर आपको लगता हो कि रासायनिक खाद देने की ज़रूरत हो, तो आप जानते हैं मटर के पौधे के जड़ में गांठें होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण हमको पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम फसल चक्र में मटर को लगाते हैं तो हमारे खेत की नाइट्रोजन क्षमता बढ़ती है। इसलिए अगर किसान भाई आपको रासायनिक खाद देने की ज़रूरत पड़े तो नाइट्रोजन आप 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से दे सकते हैं। उसके अलावे फास्फोरस आप 60 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से दे सकते हैं। और पोटास की बात है तो आप 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मृदा अगर आप जैविक का प्रयोग करते हैं मटर की खेती के लिए, तो जैविक मटर का भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मांग है और उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट की सुविधा हो तो 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं। आलोक जी, कार्यक्रम के आखिर में हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अगेती मटर की खेती कर रहे हैं? जी, मैं किसानों को यह संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो आप 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत लगाते हैं, तो आप उस लागत से शुद्ध मुनाफा 70 से 80 हज़ार तक कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा किसान भाइयों के लिए रहेगा। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अगेती मटर की खेती करना शुरू करें। आलोक जी, आज आप कार्यक्रम में आए और विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। ऐसे ही और भी नए विषय, नए विशेषज्ञ और नई संभावनाओं को आपके सामने लेकर आएंगे फिर इस कार्यक्रम के जरिए। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन से। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।